हेलो दोस्तों, मैं विक्रांत आपका आपके यूट्यूब चैनल स्टडी विद विक्रांत में स्वागत करता हूं। और दोस्तों, इसके पहले क्लास में हमने देखा था कि मौर्य साम्राज्य में जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश के पहले शासक, और इसके बाद उनका पुत्र बनता है उत्तराधिकारी बिंदुसार, इसका नाम है। और दोस्तों, अब बिंदुसार से हम देखते हैं अशोक। अशोक जो बिंदुसार का पुत्र है, उसके बारे में पढ़ते हैं। दोस्तों, इस लेक्चर में हमने अशोक के जो भी क्वेश्चन हैं, अशोक से संबंधित परीक्षाओं में पूछे जाने वाले, उन्हें सभी प्रश्न लिया है दोस्तों। तो शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। दोस्तों, पहले क्वेश्चन से पहले हम देख लेते हैं कि अशोक का समय क्या क्या है। अशोक का समय है 269 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व। दोस्तों, इसे हमारे साथ आप अगर 2 से 3 बार बोलेंगे तो आपको याद हो जाएंगे। आपको बोलना अवश्य है दोस्तों, आपको बोलना अवश्य है, चाहे आप ना देखें लेकिन आप बोलेंगे तो आपको याद हो जाएगा। तो शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, अशोक बिंदुसार का पुत्र था। अशोक बिंदुसार का पुत्र था। दूसरा क्वेश्चन है, अशोक का राज्याभिषेक 269 ईसा पूर्व में हुआ। दोस्तों, अशोक का राज्याभिषेक तो 1969 ईसा पूर्व में होता है, क्योंकि दोस्तों वहाँ तक जब अशोक ने साम्राज्य अपना सौंप लिया था, अधिग्रहण किया था बिंदुसार के बाद, उस समय युद्ध चल रहा था। तो युद्ध की स्थिति से अशोक 4 वर्ष तक शपथ नहीं ले पाया, राज्याभिषेक नहीं हो पाया। तो 269 ईसा पूर्व में शपथ लेते हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि 99 भाइयों की हत्या। देखिए, तीसरा क्वेश्चन यही है, दीपवंश महावंश ग्रंथों के अनुसार अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या की थी। दोस्तों, दीपवंश महावंश ग्रंथों के अनुसार अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या की थी। दोस्तों, इस क्वेश्चन को हमने इसलिए ले लिया क्योंकि कहावत बहुत प्रचलित हो गई है कि 99 भाइयों की अशोक ने हत्या की है। तो किस आधार पे बताया जाता है, इसे हम देख लेते हैं यहाँ पर। तो दीपवंश एवं महावंश ग्रंथों के अनुसार अशोक ने 99 भाइयों की हत्या की थी। और पांचवा क्वेश्चन है इसका। दोस्तों, अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया और उसे जीत लिया। तो चौथा क्वेश्चन था, अशोक ने 269 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया और उसे जीत लिया। और पांचवा क्वेश्चन है, इसका उल्लेख अशोक के 13वें शिलालेख में मिलता है। अशोक के 13वें शिलालेख में मिलता है कि अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया और उसे जीत लिया। छठा क्वेश्चन है, कलिंग के युद्ध से प्रभावित होकर अशोक ने बौद्ध धर्म स्वीकार किया लिया। अशोक ने युद्ध से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया, कलिंग के युद्ध से प्रभावित होकर। और सातवां क्वेश्चन है, अशोक बौद्ध धर्म की स्थाविर शाखा का अनुयायी था। अशोक बौद्ध धर्म की स्थाविर शाखा का अनुयायी था। तो दोस्तों, अशोक जो है बौद्ध धर्म का अनुयायी था और स्थाविर शाखा का अनुयायी था। आठवां क्वेश्चन है, अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु श्रीलंका भेजा। अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र को और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए श्रीलंका भेजा। दोस्तों, उस समय श्रीलंका का नाम है सीलोन, अर्थात हम श्रीलंका का प्राचीन नाम सीलोन भी कह सकते हैं। नवा क्वेश्चन है, अशोक ने लुम्बिनी ग्राम को कर मुक्त कर दिया था। अशोक ने लुम्बिनी ग्राम को कर मुक्त कर दिया था, क्योंकि दोस्तों जो बौद्ध धर्म के महावीर स्वामी थे, महात्मा बुद्ध थे, उन्होंने वहाँ पर जन्म लिया था। तो इसीलिए अशोक ने लुम्बिनी ग्राम को कर मुक्त कर दिया था उनकी अनुयायी बनने के बाद। तो 10वां क्वेश्चन है, अशोक के अभिलेख में उसे सामान्यतः देवा नाम प्रिय कहा गया है। अशोक के अभिलेख में, दोस्तों अशोक के अभिलेख हम पढ़ेंगे नीचे हैं, तो उसे अभिलेखों में देवा नाम प्रिय कहा गया, देवों का प्रिय कहा जाता है। 11वां क्वेश्चन है, कल्हड़ की राजतरंगणी के अनुसार अशोक ने श्रीनगर की स्थापना की थी। तो दोस्तों, कल्हड़ की राजतरंगणी के अनुसार अशोक ने श्रीनगर की स्थापना की थी। अब देखते हैं दोस्तों अशोक के जो अभिलेख हैं। दोस्तों, अशोक के अभिलेख से हमेशा परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं प्राचीन इतिहास से। अगर अशोक पूछा जाएगा तो अशोक के अभिलेख, स्तंभ लेख, तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप अवश्य देखें। देखते हैं 12वां क्वेश्चन है,
अशोक के इतिहास की जानकारी उसके शिलालेखों से मिलती है। दोस्तों अशोक के इतिहास के बारे में अगर आपको जानना है तो अशोक के अभिलेखों को पढ़ना है। और इसमें हम पहला अभिलेख देखते हैं अशोक के, दीर्घ शिलालेख, लघु शिलालेख, पृथक शिलालेख। पहला दीर्घ शिलालेख, दूसरा लघु शिलालेख, तीसरा है पृथक शिलालेख और चौथा है दीर्घ स्तंभलेख, पांचवा है लघु स्तंभलेख। तो दोस्तों दीर्घ शिलालेख, लघु शिलालेख, पृथक शिलालेख, दीर्घ स्तंभलेख, लघु स्तंभलेख, तो तीन प्रकार के शिलालेख हैं, 2 प्रकार के स्तंभलेख हैं। अब दोस्तों हम देखते हैं 13वां क्वेश्चन है अशोक के अभिलेख ब्राह्मी, खरोष्टी, आरामाइक और ग्रीक लिपि में मिलते हैं। तो दोस्तों अशोक के जो अभिलेख हैं 3 लिपि में हैं, ब्राह्मी, खरोष्टी, आरामाइक एवं ग्रीक 4 लिपि में मिलते हैं। 14वां क्वेश्चन है ब्राह्मी लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती है। तो दोस्तों ब्राह्मी लिपि लिखे जाते हैं बाएं से दाएं, मतलब कि हिंदी और इंग्लिश की तरह, क्योंकि हिंदी भी बाएं से दाएं लिखी जाती है। अर्थात यहाँ से ए शुरू करेंगे तो यहाँ हम जेड ख़त्म करेंगे, ना कि हम यहाँ से जेड लिखेंगे फिर ए चालू करेंगे। तो दोस्तों खरोष्टी जो है ब्राह्मी लिपि है और बाएं से दाएं लिखी जाती है, और खरोष्टी जो है दाएं से बाएं लिखी जाती है। तो दोस्तों खरोष्टी बाएं से दाएं लिखी जाती है। अगर हम अशोक लिखना है तो हम लिखेंगे का शो आ। तो दोस्तों अगर उल्टा लिखा जाता है तो उसे हम खरोष्टी कह सकते हैं। ब्राह्मी है वो बाएं से दाएं लिखी जाती है, अर्थात हिंदी अंग्रेजी की तरह। 15वां क्वेश्चन है अशोक के सबसे अधिक अभिलेख प्राकृतिक भाषा में मिलते हैं। तो दोस्तों अशोक के सबसे अधिक अभिलेख प्राकृतिक भाषा में मिलते हैं। 16वां क्वेश्चन है अशोक के अभिलेख में उत्तीर्ण ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में पढ़ा। अशोक के अभिलेख में उत्तीर्ण ब्राह्मी लिपि का सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में पढ़ता है। दोस्तों बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि अशोक जो अभिलेख है उसे सबसे प्रथम किसने पढ़ा, तो आपको राइट आंसर है जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में पढ़ा। 17वां क्वेश्चन है अशोक के अभिलेख में शाहबाजगढ़ी एवं मानसेहरा पाकिस्तान के अभिलेख खरोष्ठी लिपि में हैं। तो दोस्तों शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा जो पाकिस्तान में है अभिलेख खरोष्ठी लिपि में हैं। 18वां क्वेश्चन है ताक्षशिला एवं लघुमान अभिलेख अरामाइक लिपि में हैं। तो ताक्षशिला एवं लघुमान अभिलेख जो हैं अरामाइक लिपि में है। 19वां क्वेश्चन है भाब्रू अभिलेख में अशोक ने स्वयं को सम्राट कहा है। तो दोस्तों अशोक ने स्वयं को सम्राट कहा है भाब्रू अभिलेख में। 20वां क्वेश्चन है सारे गुना अरामाइक और ग्रीक में है। सारे गुना अरामाइक और ग्रीक में हैं। 20वां क्वेश्चन है सारे गुना अरामाइक और ग्रीक में हैं। दोस्तों 20वां क्वेश्चन है सारे गुना अरामाइक और ग्रीक में है। और देखते हैं इसमें पहला शिलालेख में अशोक ने बताया है कि पशु वध और निषेध। तो दोस्तों पशु वध मतलब पशुओं की हत्या करना रोक लगाया है, पहले शिलालेख में जानकारी मिलती है। जो दोस्तों इम्पोर्टेंट शिलालेख है हमने उसे ही लिया है, हमने फालतू का नहीं लिया है। बस केवल आपको जो परीक्षाओं में पूछे जाते रहे वही आपको बताना है, देश भर की चीज़ें आपको नहीं बताना है। तो केवल आपको इम्पोर्टेंट प्रश्न दिए गए हैं, इम्पोर्टेंट शिलालेख के बारे में पढ़ना है। तो 6वां शिलालेख है आप में नियंत्रण की शिक्षा। तो दोस्तों नियंत्रण की शिक्षा देते हैं अशोक के अभिलेख से, 6वें शिलालेख से जानकारी मिलती है। और हम देखते हैं अब 7वां शिलालेख। तो 7वां शिलालेख दोस्तों अशोक सभी धार्मिक मतों के प्रति निष्पक्षता रखेगा, यह 7वें शिलालेख में बताया गया है। सभी धर्मों का सम्मान करेगा, निष्पक्षता रखेगा। 8वां शिलालेख है बोध गया की यात्रा का उल्लेख बिहार यात्रा के स्थान पर धम्म यात्रा का प्रतिपादन करता है। बिहार यात्रा के स्थान पर धम्म यात्रा का प्रतिपादन 8वें शिलालेख में जानकारी मिलती है। और दोस्तों 13वां शिलालेख सबसे इम्पोर्टेंट शिलालेख है,
इसमें है कलिंग के युद्ध का वर्णन, अशोक के हृदय परिवर्तन की बात और विदेश में धर्म प्रचार तथा 5 विदेशी राज्यों की चर्चा। तो दोस्तों 5 विदेशी राज्यों की चर्चा, कलिंग के युद्ध का वर्णन, अशोक के हृदय परिवर्तन की बात 13वें शिलालेख में मिलती है। तो दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट शिलालेख भी यही है। वैसे 7वां शिलालेख भी बहुत इम्पोर्टेंट शिलालेख है। अब दोस्तों स्तंभ लेख देखते हैं। अशोक के स्तंभ लेख की संख्या 7 है और यह अच्छा स्थानों से प्राप्त हुए हैं। दिल्ली, टोपरा, रामपुरवा, ओपेरा, मेरठ, लौरिया नंदगढ़, लौरिया, अरेराज, कौशाम्बी। तो दोस्तों अशोक के स्तंभ लेख की संख्या 7 है और यह अच्छा स्थानों से प्राप्त हुए हैं। दिल्ली, टोपरा, रामपुरवा, ओपेरा, मेरठ, लौरिया नंदगढ़, लौरिया, अरेराज और कौशाम्बी। तो 22वां क्वेश्चन है, दिल्ली टोपरा या स्तंभ लेख फिरोज शाह तुगलक के द्वारा टोपरा से दिल्ली लाया गया। तो दोस्तों दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख को फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली टोपरा से दिल्ली लाया। अब 23वां क्वेश्चन है, यह स्तंभ लेख चंपारण बिहार में स्थापित है और इसकी खोज 1872 ईस्वी में कार्लायल ने की। तो रामपुरवा अभिलेख जो है दोस्तों स्तंभ लेख है वह चंपारण बिहार में स्थित है और खोज 1872 ईस्वी में कार्लायल ने की। 24वां क्वेश्चन है, लौरिया नंदनगढ़ चंपारण में स्थित है। इस स्तंभ लेख मोर का चित्र है। इस स्तंभ लेख पर मोर का चित्र है। दोस्तों मोर का चित्र किस स्तंभ लेख पर है? तो लौरिया नंदगढ़ जो चंपारण बिहार में स्थित है। 25वां क्वेश्चन है, कौशाम्बी अभिलेख रानी का अभिलेख कहा जाता है। कौशाम्बी अभिलेख रानी का अभिलेख कहा जाता है। तो 25वां क्वेश्चन आपको याद रखना है, कौशाम्बी अभिलेख रानी का अभिलेख कहा जाता है। तो रानी का अभिलेख किसे कहा जाता है? कौशाम्बी अभिलेख। तो 26वां क्वेश्चन है, अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख रुम्मीदेई अभिलेख है। तो दोस्तों सबसे छोटा स्तंभ लेख रुम्मीदेई स्तंभ लेख है। 27वां क्वेश्चन है, सबसे लंबा अभिलेख 7वां अभिलेख है। तो सबसे लंबा अभिलेख 7वां अभिलेख है। और 28वां क्वेश्चन है, सम्राट की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होती थी। तो सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होती थी। तो दोस्तों इन सब की जानकारी हमें मिलता है अर्थशास्त्र जो चाणक्य ने लिखी थी उसके बारे में, उससे किताब से। और 29वां क्वेश्चन है, शीर्षस्थ अधिकारी का उल्लेख मिलता है जिसे महामात्र कहा जाता था। तो दोस्तों सबसे महामात्र होता था अधिकारी, सबसे शीर्ष अधिकारी होता था। और 30वां क्वेश्चन है, अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में प्रांतों की संख्या 5 थी। प्रांतों को चक्र कहा जाता था। अशोक के समय साम्राज्य में, मौर्य साम्राज्य में प्रांतों की संख्या 5 थी और प्रांतों को चक्र कहा जाता था। दोस्तों इस प्रकार से हम जान सकते हैं कि मौर्य साम्राज्य में प्रांतों की संख्या कितनी थी? 5। और 31वां क्वेश्चन है, प्रांतों के शासक आर्यपुत्र कहे जाते थे। प्रांतों के शासक जो होते थे आर्यपुत्र कहे जाते थे। 32वां क्वेश्चन है, प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी जिसका मुखिया ग्रामीण कहलाता था। सबसे छोटी इकाई ग्राम थी और ग्राम का मुखिया ग्रामीण कहलाता था। और 32वां क्वेश्चन है, बिक्री कर के रूप में मूल्य का 10वां भाग वसूला जाता था। तो दोस्तों बिक्री कर के रूप में मूल्य का 10वां भाग वसूला जाता था। और 33वां क्वेश्चन है, युद्ध के क्षेत्र में सेना का नेतृत्व करने वाला अधिकारी नायक कहलाता था। दोस्तों युद्ध के क्षेत्र में सेना का नेतृत्व करने वाला अधिकारी नायक कहलाता था। अब देखते हैं 34वां क्वेश्चन, अर्थशास्त्र में गुप्तचर को गूढ़ पुरुष कहा गया है। दोस्तों गूढ़ पुरुष कौन है? अर्थशास्त्र में गुप्तचर को कहा गया है। अर्थशास्त्र मतलब अर्थशास्त्र जो पुस्तक है कौटिल्य ने लिखी है, विष्णुगुप्त ने लिखी है। 35वां क्वेश्चन है, अशोक के समय जनपदीय न्यायालय के न्यायाधीश को राजुक कहा जाता था। अशोक के समय जो जनपदीय न्यायालय होते थे उसमें जो न्यायाधीश होते थे उन्हें राजुक कहा जाता था। सरकारी भूमि को सीता भूमि कहा जाता था। सीता कहा जाता था। दोस्तों सरकारी भूमि को सीता कहा जाता था। और 37वां क्वेश्चन है, मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था। इसकी हत्या करके पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की नींव डाली। दोस्तों मौर्य वंश का अंतिम शासक था बृहद्रथ और इसकी हत्या पुष्यमित्र शुंग ने की। दोस्तों पुष्यमित्र शुंग जो था इसका सेनापति था, बृहद्रथ का सेनापति था। और दोस्तों मौर्य शासन लगभग 137 वर्षों तक कायम रहा।
दोस्तों बहुत समय तक यह कायम रहा, 137 वर्षों तक। और कलिंग की राजधानी थी तोसली। तोसली थी कलिंग की राजधानी। और 40वां क्वेश्चन है, दुर्गपाल रक्षक था। दुर्गपाल जो होते थे उन्हें दुर्ग रक्षक कहा जाता था। और दोस्तों अब हम अभ्यास प्रश्न देख लेते हैं। अभ्यास प्रश्न को आपके कमेंट बॉक्स में उत्तर देना है नीचे जा करके। और दोस्तों अभ्यास प्रश्न है, अशोक के 13वें शिलालेख में किस चीज़ का वर्णन किया गया है। 13वें शिलालेख में किस चीज़ का वर्णन किया गया है। दोस्तों जैसे पहले उसमें अभिलेख में कहा गया है कि पशुवध और निषेध है। दोस्तों मतलब कि पशु की हत्या नहीं करना है, पशु बल पर निंदक रोक लगाई गई है। उसी प्रकार से अगर हम देखें तो 13वें शिलालेख में क्या किया गया है, किस चीज़ पर क्या है, कैसे हैं, इसको आपको बताना है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए दोस्तों। धन्यवाद।